स्टूडेंट्स, आज हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर हमने 3 स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संवैधानिक संरचना। आज हम लोग उसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, टुवर्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा कि कल मैंने लास्ट में पढ़ाया था स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, जिसमें मैंने सेग्रीगेशन वगैरह के बारे में आपको बताया था कि व्हाट डू मीन बाय सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन क्या होता है, उसको डिफिनीशन देके भी मैंने बताया। उसके बारे में सेग्रीगेशन में एक्चुअली होता क्या था मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कल। आज हम लोग पढ़ेंगे टुवर्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो दिया गया टुवर्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें था हम लोग को पढ़ना अबाउट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। साउथ अफ्रीका में संविधान की जरूरत पड़ी, वहां पर संवैधानिक संरचना कैसे हुई थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए, आप अपने बुक का पेज नंबर 42 निकालिए। लेफ्ट हैंड साइड का सबसे नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, जिसमें दिया हुआ है एज प्रोटेस्टेड एंड स्ट्रगल अगेंस्ट apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the black under their rule through repression. The white regime changed its policies, discrimination law were replaced, ban on political parties and restriction on the media were lifted after 28 years of imprisonment ऑफ नेल्सन मंडेला। चलिए मैं फिर से आप लोग को याद कराता हूं। नेल्सन मंडेला को 28 ईयर के लिए, 28 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया था। इसको इनसाइड में भी आप याद रखिएगा। रॉबिन आइलैंड, जो मोस्ट ड्रेडेड आइलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब ये सबसे ज्यादा ड्रेडेड का मतलब ही मैंने बताया था भयानक, भयावह। ये सबसे ज्यादा भयानक आइलैंड था साउथ अफ्रीका का, जिस साउथ अफ्रीका के आइलैंड पर नेल्सन मंडेला को 28 सालों के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। वहां सजा दी गई थी उनको, जिसमें मैंने ये भी कैलकुलेट करके आपको बताया था कि उनको निकलना था, रिलीज होना था। 1964 में उनको दी गई थी ये सजा, पनिश किया गया था 28 सालों के लिए, और उसमें उनको निकलना था 1992 में, 1992 में उनको रिलीज होना था। 1992 में वो रिलीज भी हुए। रिलीज होने के बाद की कहानी है कि नेल्सन मंडेला का जब पनिशमेंट खत्म हुआ, जब उनका ड्यूरेशन पूरा हुआ, तो वो ड्यूरेशन पूरा होने के बाद बाहर आ गए। बाहर आने के बाद जितनी भी चीजें, स्ट्रगल अभी भी लगातार जारी थी। वहां पर अम्ब्रेला, जो एएनसी था, एक पॉलिटिकल पार्टी जो बनी हुई थी एएनसी, एएनसी का मतलब क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना के जो वहां पर काम कर रही थी, वो कंटिन्यू वर्किंग था, वो कभी भी रुका नहीं था, कंटिन्यू वर्किंग में था। वहां पर 1994 में, अल्टीमेटली 1994 में जो एएनसी के ऊपर बैन रखा गया था, उस बैन को एलिमिनेट कर दिया गया, मतलब वहां से उस बैन को हटा दिया गया। उसके बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी के काम को या पॉलिटिकल पार्टी को इलीगल डिक्लेयर किया गया था, उसको लीगल डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब उस पर से इलीगल का चार्ज हटा दिया गया। जितनी भी चीजें, जितना प्रोटेस्ट करना, वहां पर जो यूरोपियन माइनॉरिटी थे 1/4, मैंने बताया था कल आपको, 25% जो वहां पर व्हाइट माइनॉरिटी की संख्या थी, उन लोगों ने जितने भी चीज को बैन कर रखा था वो सारे बैन एलिमिनेट कर दिए गए, हटा दिए गए। अल्टीमेटली एक फाइनली एक ऐसा दिन आया वहां पर जब 26 अप्रैल 1994, स्टूडेंट्स आपको ये डेट याद रखनी है, ये डेट ध्यान में रखना है, 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल 1994 ईस्वी के दिन अल्टीमेटली साउथ अफ्रीका को फ्रीडम डिक्लेयर कर दिया गया। वहां पर यह घोषित कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया कि आज से साउथ अफ्रीका स्वतंत्र होता है, आजाद होता है। मतलब वहां पर जितने भी अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थे, जो वहां का अपार्थेड सिस्टम था, वो सिस्टम वहां पर समाप्त हो गया। जो व्हाइट माइनॉरिटी की सरकार चलती थी, वो व्हाइट माइनॉरिटी की सरकार अब खत्म हो गई। अब एक ऐसा समय आया कि वहां पर अब सरकार बने।
अक्सर देखिएगा इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है मैक्सिमम कंट्रीज का कि वो किसी न किसी एक दूसरे सत्ता में, एक दूसरे सरकार में रही है। जैसे चाहे वो मोनार्की में रहा हो, चाहे वो डिक्टेटर में रहा हो, चाहे वो आपको किसी उपनिवेश में, उपनिवेश का मतलब क्या होता है, कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल किसी कॉलोनलिज्म में वो रहा हो। उसके बाद जब उसको उससे आजादी मिलती है तो एक गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात आती है, वहां पर एक नई सरकार का गठन होता है। अब वो सरकार किस बेस पर चलेगी, उसका मेन आधार क्या होगा, इसी चीज की बात है। अब वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की बात आती है। आप अपने बुक के राइट साइड में देखिए, वहां कुछ बताना जरूरी है। वहां पर कह रहा है कि द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। मतलब कि दुनिया में उस समय सबसे नई डेमोक्रेसी का जन्म हुआ, एक नई तरह के लोकतंत्र ने वहां पर जन्म लिया। एक बात यहां पर कह रहा है, उस बात पर गौर कीजिएगा, नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, मैं बार बार जोर कर रहा हूं, रिपब्लिक का यहां मतलब है कौन सी कंट्री रिपब्लिक कही जाएगी, विच कंट्री इज कॉल्ड एज ए रिपब्लिक कंट्री। किसी भी देश में जहां पर संविधान हो, रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य, गणतंत्र, किसी भी कंट्री में जहां संविधान नहीं है, जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, नेशन का हेड इलेक्टेड बॉडी नहीं है, उस कंट्री को आप रिपब्लिक नहीं कहेंगे। लेकिन जिस कंट्री का हेड यानी कि प्रेसिडेंट या वहां पर आपका प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हो, वहां का प्राइम मिनिस्टर अगर इलेक्टेड बॉडी है, वहां पर संविधान भी है, तो आप उसको कहेंगे, कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है। देखिए वहां पर रिपब्लिक कंट्री उसको बनाया गया, द अपार्थेड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, और वहां जो अपार्थेड सिस्टम था वो सिस्टम अब समाप्ति के कगार पर आ गया। उसके बाद में वहां पर जो नेल्सन मंडेला थे, नेल्सन मंडेला ने उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया। मैंने एक स्टेटमेंट आप लोगों को समझाया हुआ था, कल बताया था कि नेल्सन मंडेला ने सबसे पहले जो अपार्थेड सिस्टम था, उस अपार्थेड सिस्टम के बारे में उन्होंने अपने देश को संबोधित करते हुए बताया कि ना तो मैं ब्लैक डोमिनियन के सपोर्ट में हूं, ना तो मैं व्हाइट डोमिनेंस के सपोर्ट में हूं, मुझे दोनों के अगेंस्ट में लड़ा। मुझे एक ऐसा सिस्टम लाना है जहां पर हर एक व्यक्ति इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्रोटेक्शन के साथ रह सके, इक्वल हार्मोनी के साथ रह सके, उसी चीज पर उन्होंने जोर दिया था। यहां पर फिर से एक बात आ रही है क्या, कि हिस्टोरिकल इनेमीज सक्सीडेड। यहां पर स्टूडेंट्स आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर फिर से एक स्टेटमेंट है नेल्सन मंडेला के द्वारा रिलीज किया हुआ स्टेटमेंट, जो उन्होंने अपने देश के लोगों को बताया था। उन्होंने यहां पर कहा कि हिस्टोरिकल इनेमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग ए पीसफुल transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other। देखिए यहां पर वो क्या कर रहा है, यहां पर वो कह रहा है कि जो ऐतिहासिक शत्रु है, साउथ अफ्रीका का जो ऐतिहासिक शत्रु है, वो इसलिए हारा, इसलिए वो समाप्ति के कगार पर आया क्योंकि हम लोगों में अच्छाई को बर्दाश्त करने के, बुराई को अच्छाई के रूप में बर्दाश्त करने की शक्ति है, और इसी शक्ति के बल पर हमने अपने अच्छाई से हिस्टोरिकल इनेमीज को सक्सेस किया, मतलब उस पर हमने विजय प्राप्त की है। उसके बाद फिर से उनका एक स्टेटमेंट है, माई विश इज दैट साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस दैट दे चेरिश, दैट फेथ इन ह्यूमन बीइंग इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। उन्होंने ये भी साथ में अपने लोगों को कहा कि मेरा जो ये सिस्टम है, मेरे यहाँ का सिस्टम है, हम कभी भी साउथ अफ्रीका के लोगों से हम यही विश्वास करते हैं, यही बिलीव करते हैं कि कभी भी हम लोग अच्छाई को नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा मुख्य स्तंभ होगा। कॉर्नरस्टोन का मतलब है
ये हमारा मुख्य स्तंभ होगा। कभी भी हम अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ेंगे, बुराई को नहीं आने देंगे। वही उन्होंने कहा कि दैट दे चेरिश द फेथ इन ह्यूमन बीइंग, हमेशा हम लोग का विश्वास और हम लोग उसी चीज में फेथ रखेंगे, मानवता में, मानवता में हम लोग का हमेशा विश्वास रहेगा। इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। उसके बाद में यहां पर आइए एक चीज दे रहा है कि आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ ए न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक टू फॉरगिव द व्हाइट फॉर एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइट इन पावर। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं किताब की लाइन इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये जानना जरूरी है कि वहां पर जब नए संविधान की संरचना शुरू हुई, नया संविधान जब साउथ अफ्रीका में बनना शुरू हुआ, तो उसकी क्या प्रक्रिया थी। वहां पर ब्लैक कम्युनिटी ने व्हाइट कम्युनिटी को कुछ प्रॉमिस किया था, कुछ कहा था, और व्हाइट कम्युनिटी ने ब्लैक कम्युनिटी को कुछ कहा था। वहां पर उनके भी कुछ विचार थे, वहां पर उन्होंने भी कुछ कहा था। चलिए, इस दोनों चीजों को समझने के लिए हमको ये लाइन पढ़ना जरूरी है। यहां पर कह रहा है कि जब साउथ अफ्रीका एक नया डेमोक्रेसी के रूप में आया, तो जो ब्लैक लीडर थे उन्होंने गोरे नेताओं से, मतलब कि व्हाइट माइनॉरिटी के लीडर से उन्होंने अपील किया और अपील करते हुए उन्होंने उनसे कहा, इस बात को वो बताए कि आप जो प्रॉमिस किए थे कि जब हम लोग पावर में आ जाएंगे, जब शक्ति में आ जाएंगे, तो आप अपना जो अपार्थेड सिस्टम चला रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिएगा, वो हटा दीजिएगा। तो अब वो समय आ गया, आप छोड़ दीजिए, वो जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ये कंट्री हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब आप यहां से निकल के जाइए। ये बात उन्होंने कही। फिर कह रहा है कि दे सेड लेट अस बिल्ड ए न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मेन एंड वुमेन, और हमको एक ऐसा साउथ अफ्रीका बनाना है जिसमें हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट होगा, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो। जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोगों के लिए हमको इक्वल राइट देनी है, इक्वल प्रोटेक्शन देना है। तो इक्वल प्रोटेक्शन के लिए अब आपको ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। क्लियर। उसके बाद में फिर देखिए यहां पर क्या कर रहा है कि अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मेन एंड वुमेन ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, सामाजिक न्याय के साथ साथ फिर आगे साथ साथ बोल रहा है क्या, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार भी यहां पर रहेगा। ध्यान रखिए, सेग्रीगेशन जब साउथ अफ्रीका में व्हाइट माइनॉरिटी के लोग चला रहे थे, तो उन्होंने वहां पर सेग्रीगेशन कर रखा था, और सेग्रीगेशन हमेशा ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन करता है, ह्यूमन राइट का उल्लंघन करता है। ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। आगे देखिए क्या कर रहा है, यहां पर बोल रहा है कि दी पार्टी दैट रूल्ड थ्रू oppression and brutal killing and the party that led to freedom struggle sat together to draw up a common constitution. Yes, यहां नेल्सन मंडेला की बात सत्य होती हुई दिख रही है। नेल्सन मंडेला ने, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि नेल्सन मंडेला ने ये कहा था कि मैं किसी के भी डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं किसी के भी डोमिनेंस के अगेंस्ट में हूं। वही बात यहां पर आ रही है कि जब ये चीज खत्म हुआ, जब वहां पर नया संविधान लागू हुआ, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात आई, जब डेमोक्रेटिक सिस्टम लग गया, तो वहां पर ब्लैक कम्युनिटी के लोग और व्हाइट कम्युनिटी के लोग, ये दोनों लोग एक साथ बैठे, और दोनों लोग एक साथ बैठने के बाद वहां पर एक नया संविधान का एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात आने लगी। अब कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन यहां कितने दिनों में बना? आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड। बोल रहा है कि 2 साल एक साथ व्हाइट कम्युनिटी, ब्लैक कम्युनिटी, दोनों रेसेस के लोग एक साथ बैठे, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करने की बात आई। कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्रॉ करने के लिए दोनों लोग वहां पर बैठे, उसके बाद में 2 साल तक लगातार डिस्कशन चलता रहा। डिस्कशन करने के बाद एक इतना सुंदर, इतना बृहद संविधान बन के वहां सामने आया, जो दुनिया में शायद पहले ही कभी था। वैसा संविधान शायद दुनिया में पहले कभी नहीं आया था। चूंकि देखिए ये एक कई जगह से लिया हुआ चीज है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमने बहुत सारी चीज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश नियमों से हमने बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की। हमारे पास आज भी उसके अंश मौजूद हैं। जब आगे इसमें टॉपिक में आएगा तो मैं आपको एक एक करके सब समझाऊंगा। यहां पर की भी बात हो रही है कि उस समय दुनिया में और भी बहुत सारे कंट्रीज में डेमोक्रेसी आ चुकी थी, वहां संविधान बन चुके थे। तो साउथ अफ्रीका ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया, तो वो सोचा कि मैं एक इतना बढ़िया संविधान बनाऊं जो दुनिया में कहीं नहीं।
यानी कि साउथ अफ्रीका का संविधान दुनिया का सबसे बेहतर संविधान हो, उसी की बात कर रहा है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। Together, they decided that in the search for a solution to the problem, nobody should be executed, no one should be treated as a demon. They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. The preamble to the South African Constitution sum up this spirit. कह रहा है कि जो संविधान बना, उस संविधान के प्रस्तावना में, जो प्रियम्बल को हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, आप लोग ये समझिएगा। और जो प्रियम्बल होता है, वो प्रियम्बल किसी भी संविधान का समरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है क्या नहीं है उसके बारे में सिर्फ उसका प्रियम्बल बताता है। जैसे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन भी उसका प्रियम्बल रिप्रेजेंट कर रहा था। वहां पर कहा गया कि दुनिया के किसी भी साउथ अफ्रीका के किसी भी व्यक्ति को डेमोन नहीं समझा जाएगा, शत्रु दुश्मन नहीं समझा जाएगा। कोई भी व्यक्ति वहां एग्जीक्यूटेड नहीं होगा, उसको पनिश नहीं किया जाएगा। हर एक व्यक्ति उस सॉल्यूशन का हिस्सा बनेगा, यानी कि कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या के समाधान का एक अंग बनेगा, एक भाग बनेगा, एक हिस्सा बनेगा। ये उसके संविधान में लिखा गया। उसके बाद में यहां पर देखिए, अभी नेल्सन मंडेला का एक और स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपने संविधान के बारे में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था। यहां पर देखिए, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड Democrats all over the world, a state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic one, is now seen as the model of democracy. What made these changes possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experiences into the binding glory of rainbow nation. Speaking on the South African Constitution, Mandela said, उसमें नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका का संविधान बनाते समय उन्होंने कहा कि जब देखिए, एक बात यहां समझा रहा है कि जो कंट्री नॉन डेमोक्रेसी थी, जहां पर अपार्थेड सिस्टम था, इतना बड़ा रंगभेद चलता था, रैशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता था, उस रैशियल डिस्क्रिमिनेशन आज जब डेमोक्रेसी हुआ तो पूरे वर्ल्ड का एक आइकन बन गया। जो पूरे वर्ल्ड का एक आइकन बन गया। आइकन का मतलब एक आदर्श के रूप में बन के सामने आया कि वो डेमोक्रेसी का एक मॉडल है, जिसको देख के लोग कहेंगे कि देखो वाह, साउथ अफ्रीका कितनी अच्छी डेमोक्रेसी है, कितना बेटर डेमोक्रेसी वहां पर प्रैक्टिसेस करता है। ये बातें, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। वही बात फिर यहां कर रहा है कि नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने एक बात कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज और पेज नंबर 43 देखिए। पेज नंबर 43 के अपर साइड में जो राइट हैंड साइड में स्टेटमेंट दिया है, मैं उसी स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो साउथ अफ्रीका का संविधान बना, वो संविधान दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब साउथ अफ्रीका के पास्ट को भी और साउथ अफ्रीका के प्रेजेंट को भी, भविष्य को भी। मतलब ये दोनों चीजों को वहां पर पास्ट एंड फ्यूचर, भूत में जो बीता, जितना कष्ट साउथ अफ्रीका ने झेला, उस चीज को भी बताता है, और भविष्य में साउथ अफ्रीका कैसा होगा इस चीज के बारे में भी वो बता रहा है। On the one hand, it is a solemn pact in which, as South African declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. उसमें संविधान में भी ये बात कही गई कि कभी भी किसी भी कंडीशन में हम उस अत्याचारी समय को, पास्ट को, जो हमारा दुखद पास्ट बीता है, साउथ अफ्रीका का संविधान ये गारंटी देता है, ये बात कहता है कि कभी भी वो इस चीज को भविष्य में दोबारा आने नहीं देगा, रिपीट नहीं होने देगा। मतलब रैसिस्ट के पे रैशियल डिस्क्रिमिनेशन यहां पर कभी भी नहीं आएगा, या किसी भी ह्यूमन राइट का वायोलेशन साउथ अफ्रीका का संविधान नहीं करेगा। इस बात की गारंटी दिया। नेल्सन मंडेला ने भी ये बात कही। वही कह रहा है, ये बोल रहा है कि बट इट इज मोर देन दैट, ये उससे कहीं ज्यादा। इतना ही नहीं कि ये पुराने समय को रिपीट नहीं करने देगा, बल्कि साउथ अफ्रीका का संविधान उससे भी कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा करेगा। अब इस चीज में उन्होंने क्या कहा, बट इट इज more than that, it is also a chapter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which in the fullest sense belong to all of us, black and white
वोमेन एंड मेन। बोल रहा है कि हमारा जो संविधान होगा, हमारा जो देश होगा, ये एक नया कंट्री, एक नए कंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, बनाएगा, निर्माण करेगा, एक नए देश का निर्माण करेगा। उसमें बता रहा है कि ये एक ऐसा संविधान होगा, ऐसा देश होगा जहां पर ब्लैक व्हाइट, जहां पर मेन वोमेन, जहां पर पुअर रिच सभी इक्वल राइट, इक्वल प्रोटेक्शन के साथ रह सकेंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यही बात साउथ अफ्रीका के न्यूली जो प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला, आजादी के बाद उन्होंने ये बात कही संवैधानिक सभा में। स्टूडेंट्स, हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने इतना जाना, हमने भारत के संविधान के बारे में कुछ चर्चाएं की, हमने साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ चर्चाएं की कि साउथ अफ्रीका में कैसे आप क्या सिस्टम था वहां पर। आप बताने की जरूरत नहीं, आप लोग देखते देखते ये याद हो गया होगा, सुनते सुनते कि अपार्थाइड था, राशियल डिस्क्रिमिनेशन था, रंगभेद चलता था ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर कि अब संविधान की जरूरत क्यों है, हमको संविधान क्यों चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि संविधान की नीड कहां कहां पर होती है, क्या क्या जरूरतें हैं संविधान की। हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। प्लीज आप इसको अच्छे से घर पे समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम होती हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं मुझे। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम जहां हो रही है तो वहां व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से मुझसे पूछ रहे हैं। मैं कभी भी आपको मदद करने को तैयार हूं, हेल्प करने को तैयार हूं। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बेधड़क कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।